हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एंटी कैंसर ड्रग्स की एक और क्लास एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स की फार्माकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सेल डिवीजन एक बहुत ही रेगुलेटेड और हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। जब ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है और सेल्स बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होने लगते हैं तो उस डिसीज को कहते हैं कैंसर। नाउ कुछ एंटीबायोटिक्स सेल डिवीजन और सेल मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को रोक देते हैं और एंटी कैंसर या फिर एंटी ट्यूमर एक्टिविटी दिखाते हैं, और इन एंटीबायोटिक्स को कहते हैं एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स सेल साइकिल की किसी एक फेज को स्पेसिफिकली अफेक्ट नहीं करते। ये सेल साइकिल के किसी भी फेज यानी कि G0, G1, S, G2, M किसी भी फेज को ये अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि सेल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रुक जाती है, और इसीलिए इनको सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स कहते हैं। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्टिनोमाइसिन डी, जिसको डेक्टिनोमाइसिन भी कहते हैं, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन जिसको रूबिडोमाइसिन भी कहते हैं, एपिरूबिसिन, देन माइटोजेंट्रॉन, ब्लियोमाइसिन, माइटोमाइसिन। अब सबसे पहले एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स का जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। सो लुक एट दीज फिगर्स। ये एक नॉर्मल डीएनए है और ये है इंटरकैलेटेड डीएनए। नाउ हम सब जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, और डीएनए का हर न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोज शुगर, न्यूक्लियोबेस और फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है। बेसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, यानी कि एडेनिन थाइमिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग करता है। डीएनए के ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री, उनमें कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोबेसेस होते हैं, और इन कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोबेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नाउ एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स इंटरकैलेट बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड्स। तो अब यहाँ पर आप देखो, ये एक डीएनए का बेस पेयर है और ये है डीएनए का दूसरा बेस पेयर। अब ये एंटीबायोटिक डीएनए के बेस पेयर्स के बीच में इंसर्ट हो जाते हैं, डीएनए के बेस पेयर्स के बीच में घुस जाते हैं। इससे डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, और इन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से डीएनए के टेम्पलेट फंक्शंस यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाती, एंड दिस रिजल्ट्स इन फंक्शनल अरेस्ट। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस ना होने की वजह से सेल की डिवीजन और सेल की मल्टीप्लिकेशन रुक जाती है। तो ये है जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। यहाँ आपको याद रखना है कि एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स इंटरकैलेट बिटवीन द डीएनए स्ट्रैंड्स। अब एक एक करके सभी एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स की फार्माकोलॉजी स्टडी करते हैं। नाउ पहला एंटीबायोटिक है एक्टिनोमाइसिन डी, जिसको डेक्टिनोमाइसिन भी कहते हैं। इसको इंट्रावीनसली दिया जाता है। एक्टिनोमाइसिन डी डीएनए स्ट्रैंड के बीच में इंटरकैलेट हो जाता है, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन नहीं हो पाती और ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए का सिंथेसिस भी नहीं हो पाता। नाउ एक्टिनोमाइसिन इज हाईली इफेक्टिव इन विल्म्स ट्यूमर, चाइल्डहुड rhabdomyosarcoma, also effective in methotrexate resistant choriocarcinoma, Ewing sarcoma and metastatic testicular carcinoma. मेन एडवर्स इफेक्ट्स हैं वॉमिटिंग, स्टोमेटाइटिस यानी कि ओरल कैविटी में सूजन आ जाना, डायरिया, एरिदीमा, डेस्क्वामेशन ऑफ स्किन यानी कि स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर का पील हो जाना, एलोपेशिया यानी कि बालों का गिरना, एंड बोन मैरो डिप्रेशन। तो ये है एक्टिनोमाइसिन डी की फार्माकोलॉजी।
नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हैं एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर हम 4 एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स स्टडी करने वाले हैं, डोनोरूबिसिन, डॉक्सोरूबिसिन, एपिरूबिसिन और माइटोजेंट्रॉन। इन सभी को इंट्रावीनसली दिया जाता है। अब समझते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। नाउ सभी एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स डीएनए स्ट्रैंड के बीच में इंटरकैलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इसके अलावा ये एंटीबायोटिक्स टोपोआइसोमरेज 2 को भी एक्टिवेट करते हैं। अब जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान टोपोआइसोमरेज 2 डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देता है, जिससे कि सुपर कॉइल्स निकल जाते हैं और फिर ये एंजाइम डीएनए के कटे हुए सिरों को दोबारा से जोड़ देता है। नाउ टोपोआइसोमरेज 2 के एक्टिवेशन की वजह से डीएनए स्ट्रैंड्स जगह जगह से ब्रेक हो जाते हैं, जगह जगह से कट जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडो रिडक्टिव एंजाइम्स और आयरन की प्रेजेंस में एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के क्यूनॉन पोर्शन का रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स सेल की जो मेम्ब्रेन है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, उनको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है। तो ये है जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। अब इंडिकेशन समझते हैं। डोनोरूबिसिन, द यूज ऑफ डोनोरूबिसिन is limited to acute myeloid leukemia and lymphoblastic leukemia, जबकि डॉक्सोरूबिसिन इन ल्यूकीमियाज के अलावा दूसरे कैंसर्स में भी इफेक्टिव है। इट इज़ इफेक्टिव इन सॉलिड ट्यूमर्स लाइक ब्रेस्ट, थायराइड, ओवरी, ब्लैडर एंड लंग कैंसर, सार्कोमा एंड न्यूरोब्लास्टोमा। अब पढ़ते हैं डोनोरूबिसिन और डॉक्सोरूबिसिन के एडवर्स इफेक्ट्स। नाउ ये एंटीबायोटिक्स कार्डियोटॉक्सिक होते हैं। इनसे एक्यूट कार्डियोटॉक्सिसिटी और डीलेड कार्डियोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। इन एंटीबायोटिक्स को लेने के 2 से 3 दिनों के अंदर एक्यूट कार्डिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से ईसीजी चेंजेस, हाइपोटेंशन, एरिथमिया हो सकता है। पर ये सारी टॉक्सिसिटीज़ जो हैं वो रिवर्सिबल हैं। एंटीबायोटिक्स का यूज़ बंद करने से ये फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। डीलेड कार्डियोटॉक्सिसिटी कुछ समय बाद होती है और इसमें डोज डिपेंडेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट की कार्डियक मसल्स के ठीक से काम न करने की वजह से, यानी कि कार्डियोमायोपैथी की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, जो कि फेटल भी हो सकता है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। अदर साइड इफेक्ट्स आर बोन मैरो डिप्रेशन, एलोपेशिया, स्टोमेटाइटिस। आईवी इंजेक्शन से एक्स्ट्रावाजेशन हो सकता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग और टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा यूरिन का कलर रेड हो सकता है, यानी कि यूरिन डिस्कलरेशन भी हो सकता है। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ डोनोरूबिसिन, also known as rubidomycin and doxorubicin. Another anthracycline antibiotic is apirubicin. Apirubicin का mechanism of action doxorubicin जैसा है. It is primarily used as a component of regimen for adjuvant therapy of breast carcinoma. Other indications are gastroesophageal, pancreatic, hepatic and bladder carcinoma. Now, apirubicin से डोज रिलेटेड कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है। जैसे जैसे जो डोज बढ़ेगी वैसे वैसे कार्डियोटॉक्सिसिटी भी बढ़ेगी। अदर एडवर्स इफेक्ट्स आर एलोपेशिया, देन हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड ओरल म्यूकोजा। इसके अलावा पेनफुल ओरल अल्सर्स, फीवर और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। यूरिन डिस्कलरेशन हो सकता है, जिसमें यूरिन का कलर
यूरिन का जो रंग है वो लाल हो जाता है। तो ये है एपिरूबिसिन की फार्माकोलॉजी। नाउ अनदर एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इज माइटोजेंट्रॉन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डॉक्सोरूबिसिन की तरह ही है, पर ये डॉक्सोरूबिसिन की तरह फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस नहीं करता। Its use is restricted to acute myeloid leukemia, then advanced refractory prostate cancer. Refractory यानी कि वो प्रोस्टेट कैंसर जो कि दूसरी एंटी कैंसर ड्रग से ठीक ना हो पा रहा हो। देन ओकेशनली कभी कभार इसको ब्रेस्ट एंड हेपेटिक कार्सिनोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा माइटोजेंट्रॉन लास्ट स्टेज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी यूज़फुल है। माइटोजेंट्रॉन की मेन टॉक्सिसिटी है बोन मैरो डिप्रेशन एंड म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन। माइटोजेंट्रॉन से के यूज़ से आइज़ और नेल्स का कलर चेंज हो सकता है। तो ये है माइटोजेंट्रॉन की फार्माकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट एंटीबायोटिक इज माइटोमाइसिन सी। इसको इंट्रावीनसली दिया जाता है। नाउ सेल के अंदर इंट्रासेलुलरली पहुंचने पर इसमें चेंजेस आते हैं। ये इंट्रासेलुलरली ट्रांसफॉर्म होता है और फिर ये एक अल्काइलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में क्रॉस लिंकेजेस बना देता है, जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट नहीं हो पाते और उस वजह से फिर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। माइटोमाइसिन सी फ्री रेडिकल्स भी प्रोड्यूस करता है जो कि सेल्स के डीएनए को डैमेज कर देते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से सेल डिवीजन रुक जाती है और सेल की अपोप्टोसिस या फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है। नाउ माइटोमाइसिन इज हाईली टॉक्सिक and therefore it is used in resistant cancers. Now along with 5-fluorouracil and radiation, it is used in resistant cancers of stomach, cervix, colon, rectum, breast, etc. इसके अलावा माइटोमाइसिन को सुपरफिशियल ब्लैडर ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। ब्लैडर ट्यूमर में माइटोमाइसिन को डायरेक्टली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाला जाता है, जिसको कहते हैं इंट्रावेसिकल इंस्टॉलेशन। तो ये है इंडिकेशंस ऑफ माइटोमाइसिन सी। माइटोमाइसिन सी की प्राइमरी टॉक्सिसिटीज़ हैं बोन मैरो सप्रेशन और जीआई टॉक्सिसिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट टॉक्सिसिटी। इसके अलावा इससे हीमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसमें किडनी की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाती है और ये ब्लड वेसल्स कई बार डैमेज भी हो जाती हैं। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ माइटोमाइसिन सी। अनदर एंटीबायोटिक इज ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन को इंट्रावीनसली और इंट्रामस्कुलरली दिया जा सकता है। ब्लियोमाइसिन कॉपर और आयरन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करता है और चीलेट्स बनाता है। देन ब्लियोमाइसिन सुपर ऑक्साइड आयंस भी प्रोड्यूस करता है। सुपर ऑक्साइड आयंस फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक कर देते हैं। इसके अलावा दूसरे एंटीबायोटिक्स की तरह ब्लियोमाइसिन डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में इंटरकैलेट भी हो जाता है, जिससे डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह सेल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस रुक जाता है और प्रोग्राम्ड सेल डेथ या फिर अपोप्टोसिस हो जाती है। नाउ ब्लियोमाइसिन इज हाईली इफेक्टिव इन टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन, ओरल कैविटी, हेड एंड नेक, जेनाइटो-यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ईसोफेगस। ब्लियोमाइसिन को हॉजकिन लिम्फोमा और मैलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन में भी यूज़ किया जाता है। ब्लियोमाइसिन की जो स्पेसिफिक मेन टॉक्सिसिटी है वो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ब्लियोमाइसिन से म्यूकोक्यूटेनियस टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। इससे मिनिमल माइलोसप्रेशन होता है और इंजेक्शन देने के बाद ब्लियोमाइसिन से एलर्जिक और हाइपोटेंसिव रिएक्शंस भी हो सकते हैं।
तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। प्लीज़ नोट, ये इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में दी गई है ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव एकेडमिक पर्पस के लिए है। अगर आपको यहाँ डिस्कस किया हुआ कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करना है या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट करनी है तो आप फिजिशियन को कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।